एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहते हैं जो वाक्य कर्ता प्रधान होते हैं, यानी कार्य करने वाला मौजूद हो उसमें, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, जिसको कर्ता प्रधान वाक्य हिंदी में बोलते हैं, कर्ता प्रधान वाक्य। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, कर्म प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर उस वाक्य का, उस सेंटेंस का कर्ता मौजूद है तो समझो वो एक्टिव वॉइस है। और सब्जेक्ट के स्थान पे अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें कार्य क्या हो रहा है, रीड पढ़ने, पढ़ने वाला अगर है तो वो होगा एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसमें पढ़ने वाला सब्जेक्ट के स्थान पे है राम, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अगर इसी बात को कहा जाए A book is read by राम, दोनों सेंटेंस में एक ही बात है, राम एक पुस्तक पढ़ता है और एक पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। बातें कही हुई, अंतर केवल वॉइस का हो, कहने का जो ढंग है हमारा वो थोड़ा सा बदला, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का ही वह रूप है जिसमें कुछ चेंजिंग हो जाती है लेकिन उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब यहाँ देखते हैं कि जो बात एक्टिव वॉइस में कही गई है उसी बात को पैसिव वॉइस में भी कहा गया, तो इसमें कुछ परिवर्तन हो गए। वो परिवर्तन करके जो है हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है कर्म प्रधान, और उसमें कर्म दिया ही न हो तो उसको कर्म प्रधान वाक्य कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनका पैसिव वॉइस नहीं। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में होने वाले परिवर्तन,
तो इसको पहले समझ लो। आई रीड अ बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब जब इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। अब हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो करते क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान में लाते हैं। तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखते हैं कि ये वाक्य जो है किस टेंस का है, पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। जिस टेंस का वाक्य हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जिस क्रिया का प्रयोग हुआ है, जैसे इसमें क्रिया है रीड, तो इस क्रिया की थर्ड फॉर्म सब में लगाइए। तो हो गया प्लस ये क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। और सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगा देते हैं, यानी कि प्लस बाई प्लस प्लस सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में जो कॉमन चेंजेज है, कॉमन चेंजेज वो यही होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। उसके बाद जिस टेंस का वाक्य है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और जो क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय के साथ सब्जेक्ट को लगा देते हैं। तो हमारा वाक्य जो है एक्टिव से वो पैसिव बन जाता है। अब यहाँ देखते हैं इस सेंटेंस को, आई रीड अ बुक। तो पहले हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो हो गया अ। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस में जनरली जो है जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो होता है इज, एम, आर। इसी से हम जानते हैं ना प्रेजेंट टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है इज, एम, आर। वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अब लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई लगाएंगे। तो अ बुक ये सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, अ बुक इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड ही होगा। बाई लग जाएगा। सब्जेक्ट है राम, आई। अब सब्जेक्ट जो है आई है, सब्जेक्ट के स्थान पे जब वो है तो क्या है, आई। लेकिन वही आई अब यहाँ किस जगह पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे जा रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब जाएगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो हो जाएगा बाई मी। तो ये जो है कॉमन चेंजेज होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने। अब टेंस वाइज कोई भी टेंस हो, इसी फार्मूले के आधार पर, इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसका एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं। हेडिंग लिख दी और इसको बना लीजिए, उसके बाद लिखा देते हैं।
चलिए लिखिए रूल नंबर 1। ऑब्जेक्ट को उसके नॉमिनेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। नॉमिनेटिव फॉर्म होता है वो क्या नाम है, सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट वाला रूप होता है उसी को हम कहते हैं नॉमिनेटिव फॉर्म। तो जब ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं तो उसके नॉमिनेटिव फॉर्म को रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे मी हो तो मी जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो मी का जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है वही लिखा जाएगा, यानी कि आई लिखा जाएगा। या हाँ, ये हो गया दूसरा पॉइंट। वाक्य के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट, सभी टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और उससे पहले बाई लगा देते हैं। ये हो गए कॉमन चेंजेस। किसी भी पैसिव वॉइस में ये कॉमन चेंजेस हैं जो होते ही होते हैं सारे टेंसेस में।
इसके अलावा एक चेंज जो होता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में आपको ज़्यादा चेंज जानने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म जानना है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो उसका सब्जेक्ट वाला फॉर्म लगाएंगे। बस इतने ही चेंजेस हैं। अब इसको हम टेंस वाइज देखते हैं। सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 लगाते हैं या V1 में यस या ईएस लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सीता writes a letter to her father. कभी कभी हम देखते हैं कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है। जैसे इसमें राइट्स अ लेटर टू हर फादर तक सेंटेंस है, तो कितने लड़के लास्ट में जो फादर आ गया या कोई और शब्द आ गया
तो उसी को ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में हमें सबसे पहले जो है जान लेना चाहिए कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कहाँ और क्या है। तो ऑब्जेक्ट जानने का सीधा एक तरीका होता है कि जो वर्ब दिया गया है उस वर्ब में क्या या किसे लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें वर्ब क्या है? राइट्स, लिखती है। अब क्वेश्चन करिए क्या लिखती है, तो उत्तर क्या मिलेगा? अ लेटर। तो जो उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक चीज और देखते हैं, किसे लगाइए, किसे लिखती है? फादर को। लेकिन फादर से पहले टू लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा है कि फादर कौन सा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट लगाने से जो उत्तर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी निर्जीव होता है, नॉन लिविंग। और whom लगाने से जो उत्तर मिलता है वह जो है इनडायरेक्ट होता है। वैसे भी निर्जीव नॉन लिविंग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और लिविंग जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो स्ट्रक्चर तो ये है कि अगर स्ट्रक्चर बनाया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस दोनों ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करते हैं और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाना चाहते हैं तो उसके पहले टू लगा देते हैं, उसके पहले टू लगा देते हैं। इसीलिए यहाँ पे फादर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट में इसका यूज किया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले टू लग गया है। अगर हम वर्ब के बाद लगाते और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखते तो टू नहीं लगाते। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, अब इसको बाद में समझ लीजिएगा। He gave me a pen. He gave me a pen. यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, a pen और me। ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, इसलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरह से लिखें, उसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला दें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ला दें तो भी हमारा सेंटेंस सही होगा, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा he gave a pen to यदि अब यहाँ टू भी लगा हुआ है तो ये चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाद में लगाया गया है इसलिए टू का प्रयोग हुआ। इसी तरह से इस वाक्य में राइट्स अ लेटर टू हर फादर। हर फादर जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और अ लेटर भी ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनाते हैं।
तो पैसिव वॉइस से हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेटर। अब टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी प्रेजेंट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है एग्जाम आर, तो अलेटर शब्द का लगेगा इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, a letter is written by Sita to her father. इसको चाहे तो हम टू हर फादर को पहले भी लगा सकते हैं, जैसे a letter is written to her father by Sita। लेकिन बाद में लगाना सुटेबल क्यों रहता है, क्योंकि सीता का नाम पहले आ गया, तभी तो हर का प्रयोग होगा, ये है तब ना हर उसके लिए यूज किया गया, इसलिए बाद में प्रयोग करना जो है उचित होता है। वैसे इसको पहले भी लगा सकते हैं। चलो इसको लिखिए, अब इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस EMR प्लस नॉट प्लस B3 प्लस बाई प्लस 7। They do not help us। अब इसका पैसिव जो हम बनाएंगे तो अस को पहले लाएंगे, तो अस का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, वी, तो हो जाएगा वी। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की होती है इज एम आर, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प,
बाई दे का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस